कि ये प्रशासनिक शब्द होते क्या हैं। अगर परिभाषा बेस पूछ लिया जाए कि प्रशासनिक शब्द क्या हैं, बताओ प्रशासनिक शब्द क्या होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव किस में यूज होते हैं, पॉलिटी में, सामान्य भाषा में नहीं होते। देखो प्रशासनिक शब्द है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये पॉलिटी वाले शब्द हैं। अगर आप बोलो तो प्रशासनिक है तो प्रशासन में यूज होते हैं। अब प्रशासन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत का प्रशासन है, ये ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर सब में चलते हैं। इनका जो परिभाषा निकलती है वो ये होती है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रशासनिक दृष्टि से होता है, सामान्य में भी है, लेकिन अर्थ इनका क्या होता है, निश्चित। जैसे मैं कोई शब्द बोलूं, मेरे लोकल का कोई शब्द बोल दूं, आप बुंदेलखंड के हैं, आप मालवा के हैं, कोई बघेली का है, तो वो शब्द प्रशासनिक शब्द नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मालवी बोली अलग है, बुंदेली अलग है, तो वो क्षेत्रीय शब्द है। जो प्रशासनिक शब्द होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच होती है, या बोलें तो ये टेक्निकल वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होंगे, टेक्निकल। और टेक्निकल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर भारत में इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग है तो अमेरिका में भी इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है, तो प्रशासनिक शब्द प्रशासनिक दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है, और किसी विशिष्ट भाषा के ये शब्द होते हैं। विशिष्ट भाषा कौन सी, जैसे हो सकता है राज व्यवस्था के शब्द हो सकता है अर्थव्यवस्था के शब्द हों, अच्छा बिल्कुल पॉलिटी नहीं है, अर्थव्यवस्था। हो सकता है वो किसके शब्द हों, विज्ञान के शब्द हो सकता है वो कला के शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, निश्चित अर्थ होगा, भाषा विशिष्ट के शब्द होंगे, प्रशासनिक दृष्टि से प्रयुक्त होंगे, वो शब्द क्या कहलाएंगे, प्रशासनिक। इनका अर्थ कभी परिवर्तित नहीं होता। जो अर्थ आप मुझे समझ में आएगा वही अर्थ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे बाई शब्द सुना है आपने, ए बाई लोकल वर्ड है, नहीं कहा, महिलाओं को बाई बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, एक हमारे इधर बाई मतलब नॉर्मल शब्द है किसी को महिला को पुकारने का, और एक जगह एक क्षेत्र विशेष में बाई मतलब होता है उसकी दादी को भी बोलते हैं, कई जगह ऐसा है पत्नी को भी बोला जाता है। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह गया, उसने वहां जाके बोल दिया बाई, वो महिला ने थप्पड़ मार दी। तो ये दिक्कत लोकल शब्द में हो सकती है, इनमें नहीं होगी। इनका अर्थ क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। प्रशासनिक शब्द हो गए। अगर इनकी एक तो परिभाषा पूछी जा सकती है, दूसरी पूछी जा सकती है क्या, विशेषता। तो देखो विशेषता आपको हमेशा कितने पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कितने बता देता हूं, 4। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा से इसकी विशेषता निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। पहली कि ये किसी विशिष्ट भाषा के शब्द हैं कि नहीं है, यह किसी विशिष्ट भाषा जैसे राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला के शब्द होते हैं कि नहीं होते। दूसरा, इनका अर्थ हमेशा निश्चित होता है नहीं होता। ये क्षेत्रीय प्रभाव से दूर मुक्त होते हैं, इन पर कोई क्षेत्रीय प्रभाव नहीं होता। इनकी विशिष्ट पहचान होती है, सब लोग इनको समझते हैं। इनका क्षेत्र, वही बोलें तो क्षेत्र व्यापक होता है, वो भी एक ही वर्ड है इसके लिए। ठीक है, और एक और बोलें तो ये एक विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे महाभियोग जो है वो पॉलिटी का ही शब्द है, इकोनॉमी में प्रयोग नहीं हो सकता। इकोनॉमी का जो राजस्व है, रेवेन्यू, वो इकोनॉमी में ही प्रयुक्त होता है, पॉलिटी में नहीं होता। तो किसी विशिष्ट भाषा के ही शब्द होते हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रयुक्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। क्लियर है, यहां पर अपना क्या हो गया, प्रशासनिक शब्द। अब देखो इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज है वो क्या है, इनकी लिस्ट। अगर आप ये लिस्ट याद करते हो तो याद रखना ये सिर्फ 10 नंबर का सवाल नहीं है, ये 40 नंबर का सवाल है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। 10 नंबर का आपका क्या आएंगे, प्रशासनिक शब्द, और दूसरा
30 नंबर का आपका आना है ट्रांसलेशन। क्या आना है? ट्रांसलेशन आना है। और ये ट्रांसलेशन दो तरह का, एक हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी। कितने कितने नंबर का है? तो ये भी 15 नंबर का, ये भी 15 नंबर। कितने रहेंगे? तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन। मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे। वो कैसे? एक लाइन दे देंगे। जैसे भारत ने महाभियोग प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। से ग्रहण की है। ठीक है, एक लाइन दे दिए। इसका क्या करेंगे? हिंदी में दी है तो किस में बदलना है आपको? इंग्लिश। कितने नंबर की आएगी ऐसी लाइन? ये पर लाइन 3 नंबर की है, तो ऐसी हिंदी में कितनी लाइन लिखी रही होंगी? 5। तभी तो 15 नंबर की हुई। 5 हिंदी से इंग्लिश करना है और 5 इतनी। ये तो बहुत बड़ी है, मतलब एक आधी मिलेगा इतना बड़ा वाक्य, तो बाकी और छोटे छोटे वाक्य होते हैं आपके, इससे भी छोटे होते हैं, हाफ होते हैं लगभग शब्द। अब इसको क्यों इंपॉर्टेंट है उसको इससे समझो आप। जो ये शब्द है, अब ये शब्द के लिए आपको प्रशासनिक शब्द याद होना है कि नहीं होना जरूरी? ये शब्द है, इसके लिए भी प्रशासनिक शब्द होना है कि नहीं होना जरूरी? अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी रट लोगे तो ये वाला जो ट्रांसलेशन है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। वो ट्रांसलेशन आ गया तो आपको वर्ड मिल जाएंगे। अब ट्रांसलेशन के लिए दूसरी चीज याद जरूरी है, वो है टेंस। क्या आना चाहिए उसके लिए? टेंस आना चाहिए, तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। अब कहाँ हैव टू लगना है, कहाँ हैज टू लगना है, कहाँ इज लगना है, कहाँ वाज लगना है, कहाँ वर लगना है, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ये आपकी सामान्य समझ है जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो। जिसकी अच्छी होगी वो अच्छी होगी, और जिसकी नहीं है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ये बहुत बड़ा मार्क्स है। 40 नंबर समझ रहे हो कितना होता है? बहुत होता है। और होता है ऐसा है कि इसमें एक लाइन लिख दी सही तो 3 के 3, कोई काटने का वही नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई करके बताएगा इसको? इम्पीचमेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है। फॉर अमेरिको कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर फ्रॉम अमेरिकी टुक। हाँ हो सकता है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं है अभी भी। चलो, मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाऊंगा आपको, नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है ये हो कि द प्रोसीडर ऑफ इम्पीचमेंट इज टेकन फ्रॉम, या ऐसे द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है, वो अलग अलग दो तरह से होते हैं ना, पैसिव और एक्टिव। ऐसे एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से सही हो सकता है, वो दोनों लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सही था कि नहीं था? सही था। हाँ, तो मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि काम चल जाता है। 30 में से 20 एक नंबर मिल जाते होंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना। नंबर 40 है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, हाँ एक और होती है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ही आना चाहिए। जो इसमें समझने वाली चीज है, अच्छा ये समझो, जो ये बात है वो क्या है? ये अनुवाद है। इसको भी, ये टॉपिक भी मैं पढ़ाई देता हूं, पहले तो इसको कर लो, फिर ये अनुवाद वाला देख लें। प्रशासनिक शब्दावली वाला क्लियर है सबको? अब अपन किस पे आते हैं? अनुवाद पे। ठीक है, अनुवाद क्या होता है? आपके उसमें लिखा है सिलेबस में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद। तो अनुवाद क्या होता है? किसी भाषा के शब्दों का या किसी भाषा के लेखन का किसी अन्य भाषा में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा कि नहीं? एक भाषा के
लेखन, या वो उसको साहित्य बोल दो अगर बड़े स्तर पर बोलना है, किसी एक भाषा के साहित्य का किसी दूसरी भाषा के साहित्य में या किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन, रूपांतरण के शब्द, दूसरी भाषा के शब्दों में रूपांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? अनुवाद को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या है? अगर हिंदी में है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, और इंग्लिश में है तो हिंदी में, और चाहो तो हिंदी से फारसी कर दो, उर्दू कर दो, और जो भी भाषा आपको आती हो कर सकते हो। वही आपका क्या है? अनुवाद। अब एक क्वेश्चन ये कि अनुवाद क्या होता है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अनुवादक। अब अनुवादक नहीं पूछा क्या होता, ये पूछा कि अनुवादक की विशेषताएं बताओ या गुण, उसको क्या गुण होना चाहिए, अनुवादक के गुण लिखिए, मतलब उसके क्या फीचर, उसमें क्या विशेषताएं होना चाहिए जो अनुवाद कर रहा है। जैसे मैं हूं, अगर मैं हिंदी से अंग्रेजी में किसी साहित्य को बदल रहा हूं तो मैं क्या हुआ? अनुवादक, ट्रांसलेटर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले मेरा गुण होना चाहिए कि मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? दोनों, एक नहीं। मुझे अगर हिंदी का ज्ञान है, मैं हिंदी से इंग्लिश में बदल रहा हूं तो मैं इंग्लिश में गलती कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? कर दूंगा। मुझे दोनों भाषाओं का परिपक्व ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ठीक है। परिपक्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? परफेक्ट। तो परिपक्व ज्ञान होना चाहिए किसका? दोनों, एक भाषा का नहीं, मैं जिस भाषा से कर रहा हूं और जिस भाषा में कर रहा हूं, दोनों भाषाओं का क्या होना चाहिए? परिपक्व ज्ञान। कंप्लीट नहीं लिखाएगा, परिपक्व ही लिखाएगा, हिंदी शब्द है, हिंदी में पढ़ना है। एक दूसरा, भाई जिस भाषा से मैं बदल रहा हूं, अच्छा एक चीज होती है शब्दार्थ और दूसरा होता है भावार्थ। दोनों को समझते हो आप? एक है कि मैंने इंग्लिश में लिखा था कोई शब्द और उसका एज इट इज शब्दों के रूप में क्या करता गया, उसका ट्रांसलेशन। और दूसरा होता है कि पूरा एक लाइन लिखी थी मैंने, लाइन को शब्द के हिसाब से नहीं गया, किसके आधार पर गया? भाव, मतलब वो पूरी लाइन क्या कहना चाहती है। तो यहां जो आपका अनुवाद आता है वो शब्दार्थ नहीं आता, क्या आता है? भावार्थ, मतलब पूरी लाइन का क्या भाव है। हो सकता है वहां कोई दूसरा वर्ड यूज हुआ हो, यहां उसी के लिए आप अलग वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो क्या ध्यान देना चाहिए? अनुवादक को अनुवाद करते समय भावार्थ को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अनुवाद हमेशा सरल होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आना चाहिए, सरल होना चाहिए। चौथा कि भाई अपने से कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, जो लिखा है उसी का क्या होना चाहिए? पता चला मैंने आपको एक पेज दिया ट्रांसलेट करके, आपने कहा कि यार ये गलत लिखा, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से क्या कर दूं, इसमें संशोधन कर दूं, तो वो फिर अनुवाद नहीं हुआ, वो इसमें क्या कर दिया आपने? परिवर्तन। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो था एज इट इज ज्यों का त्यों अनुवाद होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें होती है, अनुवाद की विशेषताएं, ठीक है। एक चीज और आती है इसमें, वो है एक शब्द है लक्ष्य भाषा और एक शब्द है स्रोत भाषा। कौन कौन सी भाषा है? लक्ष्य भाषा और दूसरी स्रोत। पहले स्रोत समझेंगे इसलिए मैंने उस साइड लिखा है, दूसरी लिखी है लक्ष्य। जैसे स्रोत मतलब समझते हो, जिससे आ रहा है, लक्ष्य मतलब होता है जहां जा रहा है, टारगेट। ये वो भाषा है, अच्छा कुछ लिंक गई थी तो जुड़ जाने दो, 1 मिनट सबको। हो गया? अब सुनो, स्रोत भाषा मतलब है कि जिस भाषा से आप ट्रांसलेट कर रहे हो, क्या बोला मैंने? जिस भाषा से ट्रांसलेट कर रहे हो वो भाषा क्या कहलाएगी? और जिस भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? लक्ष्य। मतलब अगर आप इंग्लिश की कोई लाइन लिखी है, उसको किस में बदल रहे हो? हिंदी में बदल रहे हो, तो इंग्लिश क्या हुई आपकी? स्रोत भाषा, और हिंदी क्या हुई? लक्ष्य भाषा। तो इसमें अपन परिभाषा जब लिखें तो क्या, अनुवाद करते समय जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उस भाषा को स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा।
क्लियर है, ये आपका है। अब चाहो तो इसके लिए आप क्या बता सकते हो, इसका उदाहरण बताओगे कि नहीं? अब उदाहरण ऐसे वैसे नहीं बताना, उदाहरण आपको जैसे जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है कि नहीं हुआ, या कोई भी और रचना जैसे रज्मनामा सुनी होगी आपने, तो इस तरह का कोई एक एग्जाम्पल याद कर लेना जिनका हिंदी से संस्कृत से किस में अनुवाद हुआ हो, फारसी में, साहित्य का बड़े का। तो वो उदाहरण क्या होते हैं, फेमस होते हैं और सामने वाले को भी समझ में आ जाते हैं। जहां तक है मुझे एग्जैक्ट नहीं है, रज्मनामा जो है वो रामायण या महाभारत का है अनुवाद फारसी में, दोनों में से किसी एक का है, तो वो आप देख लेना एक बार, मैं उदाहरण में लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। रज्मनामा किस भाषा में है, फारसी में, और उसका संस्कृत क्या है, क्या है, रामायण है। तो रामायण संस्कृत है, तो संस्कृत कौन सी भाषा हुई, स्रोत, और संस्कृत को किस में बदला हमने, फारसी में, तो फारसी क्या हुई, लक्ष्य। ये अनुवाद के टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। हाँ, एक बार और सुन लो आप लोग, एक है स्रोत भाषा और दूसरी है लक्ष्य भाषा। इसको मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अनुवाद करते हो, ट्रांसलेशन करते हो, तो किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हो, तो जिस भाषा से और जिस भाषा में, जिस भाषा से ट्रांसलेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्रोत भाषा, और जिस भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है उसको बोलते हैं लक्ष्य, मतलब टारगेट, जिसमें करना। जैसे अगर आपको मैंने एक लाइन दी हिंदी में लिखकर और मैंने आपसे बोला कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो हिंदी आपके लिए कौन सी भाषा हुई, स्रोत भाषा, क्योंकि जिससे कर रहे हो, और इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश आपके लिए क्या हुई, लक्ष्य भाषा। आपका लक्ष्य क्या है, इंग्लिश में अनुवाद करना। ये दो भाषाएं होती हैं, पीएससी ने रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा है, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा क्या होती है, 3 नंबर में, ठीक है। ये हो गया। अगला आपका है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। क्या, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। वैसे तो नहीं आएगी, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं पूछी जाती, आज तक नहीं पूछा इससे, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं और आप लोग वैसे भी बता दोगे। बताओ क्या होगी इसकी परिभाषा, हाँ, अपन को जो है ना धूल में लठ नहीं मारना होता है। सुना है ये मुहावरा, धूल में लठ मारना, ये मुहावरा सुना है, नहीं सुना, आ जाओ। अनेक शब्द में एक शब्द, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, सीखोगे धीरे धीरे। क्या मतलब होता है, ऐसे शब्द या जिन शब्दों से कम शब्द में अधिक से अधिक बात कही जा सके, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, समझ में आया नहीं है? इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा वाक्य होता है, उस पूरे वाक्य को हटा के एक शब्द रखा जाता है, जैसे जिसको पराजित ना किया जा सके, अपराजय, हो गया नहीं हुआ, तो एक अपराजित, एक शब्द किसको खा गया, कितने शब्दों को, जिसको पराजित ना किया जा सके, ठीक है। जहां जाना दुर्गम हो या सरल ना हो उसको बोलते हैं अगम्य, जहां जाना संभव ना हो। इस पूरी की जगह सिर्फ कौन सा शब्द आ गया, अगम्य। तो परिभाषा क्या हुई, जिन शब्दों के माध्यम से कम शब्द में अधिक से अधिक बात कही जाती है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, अनेक नहीं, अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं होते, अनेकार्थी दूसरे होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। अब अनेकार्थी को सुन लो, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो। अनेकार्थी मतलब होता है, इसको जब तोड़ोगे आप तो कैसे टूटेगा, संधि विच्छेद करोगे, अनेक प्लस अर्थी, और इसका संधि विच्छेद किया, कौन सी संधि इसमें, दीर्घ स्वर संधि। अब आप लोग बताओगे नहीं, मैं ही बता देता हूं जल्दी। अनेक प्लस अर्थी, इसका मतलब है कि जब एक ही शब्द के अनेक क्या हो, अर्थ हो। वो तुम्हारा उदाहरण अभी आएगा, आगे भी आएगा, मैं अभी बता देता हूं, तुमने बोला था। रहीमन पानी, सुना है, पानी राखिए बिन पानी सब
अच्छा ऊपर कुछ और भी है ना, ये नीचे वाली लाइन हो गई, इसके नीचे ही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हाँ पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, अब ये जो पानी का मतलब होता है, अलग अलग चीजें निकलती हैं यहाँ पर। पानी शब्द जो है उसी का एक ही शब्द है पानी, उसका अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे पानी मतलब चमक भी होती है, तो मोती के लिए क्या, चमक। पानी मतलब इज्जत भी होती है, ठीक है। और चून मतलब आटा होता है, गीलापन नहीं है। आटा जानते हो आप, चून जो होता है लोकल वर्ड है, चून को आटा भी बोलते हैं। तो आटा मतलब आटे के लिए ये जल ही है। क्या क्या हुआ, हाँ आटा ही होता है ना, तो ये आटा है। अब क्या कहना चाह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक ही शब्द है पानी का, पानी रखना है सब चीजों में, बिना पानी के सब कुछ क्या है, खत्म हो जाएगा। कैसे, अगर मोती की चमक चली जाए तो किसी काम का है कि वो मोती फेंक दोगे आप, पत्थर समझोगे। जो मोती नहीं चमक रहा वो पत्थर है, अगर पत्थर भी चमकने लगे तो वो मोती दिखने लगेगा। होता है कि पत्थर नहीं होता है, तो अगर उसकी चमक गई तो सब खत्म। मनुष्य की अगर पानी ही है इसके लिए भी, अगर मनुष्य का पानी मतलब इज्जत चली गई तो सब खत्म। और तीसरा है आटा, आटे में आपने एक बार पानी डाल दिया, डाला गीला कर दिया, गीला होने के बाद वो एक बार सूख जाए, सुखा दो उसको, फिर उसके बाद कभी उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो बताओ, एक बार आपने आटे को लगा के रख दिया, वो एक बार सूख गया, अब कितना ही पानी डाल लो उसमें, कुछ कर पाओगे? फिर रोटी बनेगी कि नहीं बन रही, नहीं बनेगी। वैसे ही मनुष्य की एक बार इज्जत गई फिर डबल से इज्जत नहीं चढ़ती। तो इस तरह से उनका ये दुआ है। तो ये होते हैं अनेकार्थी, जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो अनेकार्थी हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द मतलब बहुत सारे शब्द थे, उन सब को हटा के एक शब्द रख दो, ठीक है, वो है। हाँ बोले, गागर में सागर भरना ये एक लोकोक्ति है, मुहावरा भी है, मुहावरा भी बोल सकते हो आप इसको। गागर में सागर बनना मतलब होता है, अर्थ निकालो, मुहावरा है ये, अर्थ निकलेगा। और हाँ, नहीं 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 नहीं, ये इसके लिए प्रयोग नहीं होगा। आप क्या लिखोगे बताओ, गागर में सागर भरना के एक शब्द नहीं होता, ये मुहावरा है जिसका अर्थ निकलेगा और वाक्य में प्रयोग होगा, ठीक है। अंधेरे में तीर चलाना भी मुहावरा है, ठीक है। अंधेरे में तीर चलाना मतलब बिना लक्ष्य के ही कार्य करना, कोई टारगेट नहीं है और आप कार्य करे जा रहे हो, वो अंधेरे में तीर चलाना। हाँ क्या, सर्वज्ञ, जो सब जानता हो, आता हो नहीं होता, जो सब जानता हो वो है सर्वज्ञ। इस तरह के ये शब्द ये आप रटना पड़ेंगे। अब क्या है, इसके लिए अगली लिस्ट आएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, अनेक शब्द में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रटने पड़ेंगे। मैं उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे जिसका पता ना हो, अज्ञात, लापता जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, जिसका पता ना हो या जो ज्ञात ना हो वो अज्ञात। इस तरह से और बता देता हूं आपको दो चार, तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो अपनी बात से टले नहीं, हाँ, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बस परिभाषा याद करनी है और आपको लिस्ट इसकी रटना है, और इसमें ना कोई भेद है ना कुछ है। इतना क्या होते हैं अनेक शब्द में, जिन शब्दों से कम शब्द में
अधिक से अधिक बात कही जा सके उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सॉरी, कहाँ क्या बोल देते हो, अनेक शब्द में एक शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑनलाइन वाले भी अगर लेट हो गए हो सुनने में तो एक बार और सुन लो आप। जिन शब्दों के, इसको भूल जाओ, जिन शब्दों के माध्यम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके उन शब्दों को अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। मैंने आपको इसके कुछ उदाहरण बताए। क्या बताए, बताओ, क्या बोले थे? जिसका ज्ञान या पता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात। और क्या बताया? सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। और जिसे पराजित ना किया जा सके वो अपराजित। और बोलते जाओ। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। क्या बोला जाता है? अछूत। अच्छा, ये बिल्कुल उस संदर्भ में नहीं है अस्पृश्यता के, आप उस संदर्भ में इसको प्रयोग कर लो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त क्या कहलाता है? तो ये सारी लिस्ट है हिंदी की। इनको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, जो इस लॉक से संबंधित ना हो, अलौकिक। और जो इस लॉक से संबंधित हो, यही लौकिक या लौकिक, ऐहिक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी। और नीचे की ओर जाने वाला, अधोगामी। तो ये शब्द हैं जो पढ़ना पड़ेंगे। जो कटु बोलता हो, कटुभाषी कैसा होता है? और जो मृदु बोलता हो, मृदुभाषी। ठीक है, ये सब आपको अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और उपकार को मानने वाला, ये सब पढ़े होंगे आपने, उपकार मानने वाला। ये शब्द तो सबसे फेमस था, जो पहले आता था। आता था, नहीं पढ़ा? आप सब ने पढ़ा होगा, मैं नहीं मान सकता कि ये किसी ने ना पढ़ा। उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। ठीक है, आपका मैं उपकार मानता हूं, आपने मुझ पर कुछ अच्छे काम किए हैं मेरे लिए, कृतज्ञ हूं मैं। हाँ, एहसान मानने वाला वही कृतज्ञ होता है। बिना किसी बाधा के तो उसको निर्वध बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेंगी। यहाँ आपका अनेक शब्द में एक शब्द भी हो गया। अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है शब्द युग्म। आपकी उसमें लिखा है सिलेबस में, क्या लिखा हुआ है? शब्द युग्म। जनरली ये शब्द युग्म करके नहीं पूछा क्वेश्चन ने, इसका एक और नाम होता है, वो लिखा है समुच्चारित। एक ही नाम है ये पूरा, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। क्या बोला मैंने? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अगर मैं आपसे इन दोनों में संधि विच्छेद कराऊं तो मुझे ये बताओ किसमें कौन सी संधि है? समुच्चारित में कौन सी है और भिन्नार्थक में कौन सी है? कौन सी हो गई? हाँ, दीर्घ है इसमें, चलो भिन्नार्थक में दीर्घ हो गई। इसमें कुछ भी। समो मतलब इसको तोड़ोगे तो सम धन उच्चारित, ऊ और आ मिलके ओ बना। ओ किस संधि में आता है? गुण में आता है। क्यों क्यों नहीं आते आप लोगों को? समुच्चारित। अब इसका अर्थ निकालो तो सम उच्चारित मतलब उच्चारण में क्या है? सम मतलब समान, उच्चारित मतलब
बोलने में। भिन्नार्थक, भिन्न मतलब अलग हैं, अर्थ में अलग हैं। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान लगते हैं लेकिन अर्थ उनका क्या होता है, भिन्न, इनको बोलते हैं समुच्चारित। या इनका एक और नाम आता है, वो भी याद रखो, श्रुति सम भिन्नार्थक। क्या नाम है, श्रुति सम भिन्नार्थक। क्या है इसका कहने का मतलब, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थ है। इनको या इनको या इनको एक ही बात है, शब्द युग्म। ठीक है, क्या होती हैं ऐसे शब्द जो लेखन और उच्चारण में समान दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, शब्द युग्म कहलाते हैं या समुच्चारित भिन्नार्थक कहलाते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थक। कुछ भी करके पूछ ले, वो ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, एक ही है क्या, ऐसे शब्द जो देखने या सुनने में कैसे लगेंगे आपको, एक जैसे, हल्का सा अंतर रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, हल्का अंतर रहेगा लेकिन सुनने में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे मैं आपसे बोलूं अवधि, अवधि, एक जैसा लगा नहीं लगा आपको, लिखा थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे एक लिखा है अवधि ये और ये लिखा है एक अवधि ये, बताओ देखने सुनने में एक जैसे लगे नहीं लगे आपको, लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। इस अवधि का मतलब होता है समय और ये अवधि एक क्या है, भाषा है। तुलसीदास है अवधि भाषा, ब्रज, अवधि, बुंदेली, ये सब सुनी होंगी आपने, खड़ी बोली। तो अवधि एक भाषा है और ये अवधि क्या हो गया, समय। तो अर्थ दोनों का अलग हुआ, देखने सुनने में क्या हो गए, एक जैसे। तो ये आपको उदाहरण रट लेना है, जब ये परिभाषा पूछे तो ये बेस्ट उदाहरण है रटने के लिए, सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। बाकी एक तो ये क्वेश्चन आएगा सीधा परिभाषा बेस 3 नंबर में, दूसरा एक क्वेश्चन वहां भी आना है 2 नंबर में। कहा, जो लास्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन, कोई भी शब्द दे देंगे, वो क्या दे देंगे, उनने दे दिया, देख के ही बता देता हूं मैं आपको उदाहरण, पिछला जो आया था वो देख लो आप। जैसे एक क्वेश्चन आया, सूत सुत का अर्थ लिखिए, क्या आ गया, देखने में एक जैसे है नहीं है, सूत और सुत। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो एक जैसे अर्थ निकलते हो उनका पूछ सकते हैं। जैसे भव और भाव का अर्थ लिखो, तो भाव मैंने अभी बताया आपको, भाव मतलब क्या, उत्पन्न, उससे उत्पन्न, और भाव मतलब क्या, वो वाला भाव भी हो सकता है। यहां दूसरा भाव क्या होता है, भाव विचार सुने होंगे आपने, होता है। तो भाव मतलब होता है हृदय कल्पना, हृदय में किस तरह की कल्पना आई, भावना आई। ठीक है, विचार, हृदय के विचार वो भाव होते हैं। भाव मतलब उत्पन्न और भाव मतलब हृदय विचार, समझ लो आप। तो इस तरह से जैसे सदेहे और संदेहे, एक आ गया क्या, सदेहे संदेहे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हल्का सा अंतर है, दोनों का अर्थ समान होता है। क्या अर्थ निकलेगा बताओ दोनों को, सदेहे और संदेहे। सदेहे मतलब सा, मतलब साथ में, देह मतलब शरीर, तो इसका मतलब होता है शरीर के साथ। और संदेह मतलब क्या होता है, डाउट, वो इंग्लिश है, डाउट तो लिख नहीं सकते आप, क्या लिखा होगी डाउट, पता चला आप लिख के आ गए क्या, DOVT। वो जो नंबर काटेगा ना इसमें, वो कहेगा इधर के तो छोड़ो, मैं आगे के भी काट लूंगा अब तो। शंका, क्या शब्द है इसका, शंका। तो ये इस तरह के शब्द युग्म होता है, इनको आपको याद रखना है। यहां आपका क्या, हाँ मतलब, हाँ संदेह का, तो हाँ आ सक नहीं आएगा ये शब्द क्योंकि प्रशासनिक नहीं है, समझ में आया, संदेह प्रशासनिक वर्ड नहीं है तो नहीं आएगा, आए तो बिल्कुल हाँ डाउट लिखोगे, वो अलग चीज है, संदेहास्पद अलग चीज है, संदेह अलग चीज है।
समझ रहे हो? संदेहास्पद दूसरी चीज हो जाती है, बाकी आ जाए, मैंने तो बोल दिया, चलो आ भी गया मान के चलो, पीएससी है, कुछ भी हो सकता है, तो डाउट लिखाना, क्या समस्या? क्लियर है? पूछ ले तो क्या भरोसा भाई, सामने वाला व्यक्ति जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल वो सिलेबस से ही पूछेगा, कुछ भी उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, उसके मन में भी कोई डाउट आ गया तो डाउट डाल सकता है, तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, वो एमपीपीएससी है। तो समस्या ये है ना कि क्या होता, देखो आपने एमपी का मैप देखा है, ये इंदौर है, ठीक है, भोपाल यहाँ कहीं है, मैं मैप नहीं बना रहा, बस आपको बता रहा हूँ, चलो मैप ही बना देता हूँ, लो। कुछ इस तरह से आप बनाओगे तो मैप बन जाएगी, समझ लेना। आपका इंदौर कहाँ, यहीं कहीं है, INDR, हो गया इंदौर। यहाँ आपके, हाँ बेटा, OR होता है। यहाँ आपके दो जिले हैं, क्या नाम है, नीमच और मंदसौर। आपने पछुआ पवने पढ़ी हैं, ज्योग्राफी में सुनी है पछुआ पवने, वेस्टर्न लीज बोलते हैं इनको। पछुआ पवने मतलब वे पवने होती हैं जो वेस्ट साइड से चलती हैं और किस साइड आती हैं, ईस्ट साइड आती हैं। तो मंदसौर और ये कहाँ पड़े आपके, पश्चिम में, वहां से हवाएं चलती हैं, वो कहाँ आती हैं, इंदौर में आती हैं, आती हैं। इंदौर में जो हवाएं आती हैं कहाँ से आती हैं, नीमच और मंदसौर में। और मध्य प्रदेश के जो अफीम वाले जिले हैं दो, वो कौन से हैं, नीमच और मंदसौर। तो जो अफीम की खेती वहां पर होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो कहाँ पहुंचती है, इंदौर। और इंदौर में ही आपका एक हेडक्वार्टर है एमपीपीएससी का, वो एमपीपीएससी के हेडक्वार्टर में घुसती है और उन लोगों को हो जाता है नशा, ना चाहते हुए भी उनको क्या होता है, नशा, और फिर वो गलतियां करते हैं पेपर में। तो वो समस्या उनकी नहीं है बेचारों की, वो समस्या इन दो जिलों की है। यहाँ अगर अफीम बैन हो जाए तो शायद ये सुधर जाए, वहां से हवा चलेगी और कहाँ जाएगी, इंदौर। हम्म, समझ गए आप लोग? कुछ भी पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछेगा। हिंदी में देखो अभी तक का पैटर्न रहा है पिछले वर्षों में, हिंदी मतलब सिलेबस से इतर नहीं, जो लिखा है वही, लिमिटेड, इससे बराबर लिमिटेड कोई चीज है ही नहीं। बताओ शब्द युग में मैं इतना कितने टॉपिक करा दिए मैंने पिछले आधा एक घंटे में, और इनसे फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 3 नंबर में, वहां भी आएंगे और इधर भी आएंगे, जो लिस्ट वाला है। तो इससे ज्यादा और क्या फिक्स चीज हो सकती है, बताओ? पेपर लीक तरह का ही है, हिंदी का कोई भी पेपर लीक कर सकता है, आप लोग पढ़ लो तो खुद लीक कर लोगे अपने लिए। अगला जो एक चीज बची, जो 3 बड़े टॉपिक हैं उनको छोड़कर, वो और आज अपन खत्म करेंगे, और आज की क्लास फिर अपन यहीं विराम देंगे। क्या है, शब्द शक्तियां, ठीक है, ये टॉपिक और लिखा है आपके सिलेबस में। इसके अलावा फिर 3 ही बचे हैं, रस, छंद और बोली, और बाकी सब हो गए। वो तीनों एक एक दिन के हैं, तो वो 3 दिन में वो खत्म होंगे। बड़े बड़े टॉपिक हैं थोड़े से, शब्द शक्तियां, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आप इसके शब्द के अर्थ से ही अगर अर्थ निकालो, शब्द से ही अर्थ निकालो, तो क्या अर्थ निकलेगा, बताओ? शब्द शक्ति, बोले तो शब्द जो है उसमें कुछ भाव छिपा होगा, कुछ शक्ति होगी, जो कुछ अर्थ को क्या करती होगी, प्रकट करती होगी, करती होगी, वही उसकी क्या कहलाई, शब्द शक्ति। बोले तो शब्दों का व्यवहार जो कुछ विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, वो शब्द शक्ति कहलाता है। आया समझ में, नहीं आया? शब्द शक्ति मतलब शब्द की शक्ति, किसकी शक्ति, कुछ अर्थ प्रकट करने की, क्या करने की। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सशक्त, लिख दिया, तो ये शब्द कुछ अर्थ दे रहा है आपको, नहीं दे रहा? सशक्त मतलब क्या, बलशाली। तो इस शब्द की ये शक्ति हुई कि नहीं हुई, कुछ अर्थ देने की, ठीक है। तो शब्द का वह व्यवहार या कार्य जिससे वो विशिष्ट अर्थ स्पष्ट करता है, क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। कोई समस्या इतने में? अब जो शब्द शक्तियां हैं उनके होते हैं क्या,
टाइप। किसके टाइप होते हैं? शब्द शक्ति। कितने प्रकार की होती है? अगर सीधा क्वेश्चन आए कि शक्तियां, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, कितने प्रकार की होती है, तो आपकी शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की है। कितने टाइप की है? 3। उनके नाम देखो। एक का नाम है अभिधा, दूसरी का नाम है लक्षणा, और तीसरी का नाम है व्यंजना। कौन कौन सी है? ये आपने अभी तक शायद टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होगा, शायद से नहीं पढ़ा होगा। शब्द शक्तियों के कितने भेद? 3। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। क्या बोला मैंने? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है। अब क्या है? अभिधा शब्द शक्ति जो है ये सरल है, बोले तो साधारण। ऐसी शब्द शक्ति जो साधारण अर्थ प्रकट करती है, साधारण अर्थ बोले तो उसको बोलते हैं अपन शब्दार्थ। क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। जो आपके सामने लिखा है वाक्य, और वही अगर आप उसी शब्दों का अर्थ ले रहे हो, तो वो कौन सी शक्ति प्रकट कर रही है? अभिधा। मैं उदाहरण, ये चीज आपको उदाहरण से ही क्लियर हो गई, ऐसे पढ़ने से बिल्कुल नहीं हुई। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने इससे क्या समझा? आपने यही समझा ना कि आप मुझे, हमें पढ़ा रहे हो। कुछ अलग शब्द समझा क्या? कोई अलग अर्थ निकाल पाए इसका? नहीं निकाला। इसका मतलब है कि जहां आपको सिर्फ शब्दार्थ निकले, वो कौन सी शक्ति निकालेगी? अभिधा। क्या निकलेगा उसमें? कौन सी शक्ति होगी? ऐसी शक्ति जो वाक्य में सिर्फ शब्दार्थ प्रस्तुत करती है, कौन सी शक्ति कहलाती है? अभिधा। अब दूसरी आती है कौन सी? लक्षणा। लक्षणा शब्दार्थ नहीं देती, तो क्या देती है? ये विशिष्ट अर्थ देती है। बोले तो लक्षणों के आधार पर अर्थ आता है। किसके आधार पर अर्थ आता है? उस चीज के क्या लक्षण है, उसके आधार पर अर्थ निकलेगा। लक्षणों के आधार पर अर्थ, ना कि शब्दार्थ। ये शब्दों के आधार पर अर्थ देगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, मुकेश खेल रहा है, सब में शब्दार्थ निकलेगा। ठीक है। लेकिन यहां किसके आधार पर अर्थ निकलेगा? लक्षणों के आधार पर। जैसे मैं हरिश्चंद्र हूं, तो आप ये समझ रहे हो कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं? नहीं समझा। आपने क्या समझा? मैं क्या हूं? बोले तो मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। जैसे राजा हरिश्चंद्र बोल गए, उनके लक्षण थे इस तरह के। मैंने बोला मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, तो हरिश्चंद्र तो नहीं हूं, लेकिन आप क्या समझोगे इससे? लक्षण के आधार पर अर्थ निकालोगे और कहोगे सर जो है सत्यवादी। चलो मेरे लिए नहीं प्रयोग करता, आप लोग गुस्सा हो रहे हो। आप सभी लोग हरिश्चंद्र हो। मैं जितना बोलता हूं उतना आप पढ़ के आते हो, मुझसे बोलते हो हाँ पढ़ा हुआ है। तो आप सब क्या हो? हरिश्चंद्र हो। और अर्थ निकालें तो क्या निकला उसका? क्या निकला अर्थ? जैसे मैंने भाई से बोला क्या नाम है तुम्हारा? यस। यस तो शेर है, तो आप लोग भग जाओगे क्या उसे देख के? सर आपने बोल दिया ये शेर है, तो शेर है, खा लेगा हमको। ये समझा क्या आपने? नहीं समझा। शेर का मतलब क्या है? आक्रामक। शेर का व्यवहार कैसा होता है? लक्षण कैसा होता है? आक्रामक करना, आक्रमण तरह का, आक्रामक होना। तो मैंने अगर इससे बोला तो इसका मतलब ये है कि ये अपने व्यवहार में कैसा है? शेर की तरह आक्रामक है। ठीक है। वैसे खली का शरीर लोह की तरह है। खली, खली सुना है? सुना नहीं सुना? रेसलर रहा है, भारत के रहे हैं, सॉरी रेसलर थे, जिस टाइम पे लड़ते थे खूब सारे थे, अंडरटेकर, बतिस्टा, ये सब। तो मैंने क्या बोला? खली का शरीर किसकी तरह है? लोहे। तो आपने इसका अर्थ निकाला कि ये बोल दोगे कि खली के शरीर में जो है लोहा लगा हुआ है। ये समझा क्या आपने अर्थ? नहीं पता चला हो कि चलो एक हाथ में उसके लोहे का कुछ लगा हुआ है इसलिए लोहा बोला सर ने, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है खली का शरीर मजबूत है। लोहा मतलब मजबूत होता है कि नहीं होता? ये सब आप अर्थ निकालोगे किसके आधार पर? तो ये उदाहरण है उसके। यहां कौन सी शक्ति निकली? अब ये हो सकता है डायरेक्ट शब्द दे, मतलब ऐसा वाक्य देके पूछ लें कि उपरोक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको वो ढूंढना भी पड़ सकती है। कौन सी है? लक्षणा। तीसरा भाई इसमें क्या है? इसमें सुनो, ना तो इसमें
लक्षणों का बोध होता, ना इसमें शब्दार्थ होता, बल्कि कुछ तीसरा अर्थ निकालता है। कौन सा अर्थ निकलता है? जैसे बहुब्री समाज बताया था मैंने, ना प्रथम पद प्रधान ना उत्तर पद, बल्कि किसी तीसरे प्रधान पद की प्रधानता होती है। देखो वाक्य आपको देखने में सरल लगेगा ये, और किसका लगेगा? तो वो अभिधा शक्ति का लगेगा, लेकिन लोग उस वाक्य का अपने अपने हिसाब से क्या निकाल सकते हैं? अर्थ निकाल सकते हैं। कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो उससे हटके ही होता है। जैसे उदाहरण है आपका, शाम हो गई है। वाक्य आपको सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। शाम हो गई है, कोई व्यक्ति जो मंदिर जाने वाला होगा तो वो क्या कहेगा? मंदिर जाने का समय हो गया। कोई जो दिन भर पढ़ता होगा, शाम हो गई है तो वो क्या कहेगा? अब मेरा पढ़ने का टाइम खत्म। उसके लिए ये निकलेगा, तीसरे अर्थ निकलती हैं। तो ये इस तरह से है। और उसका उदाहरण देखें तो ये इसी के लिए अलग अलग निकल सकता है। एक व्यक्ति जो मंदिर जाता है वो क्या कहेगा? पूजा करने का समय हो गया, मंदिर जाने का। एक जो पढ़ रहा था वो भी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो दिन भर काम करता है, शाम हो गई है, जो दिहाड़ी मजदूर अपन जिनको बोलते हैं, शाम हो गई मतलब काम खत्म करने का समय हो गया। आप लोग भी कह रहे हो सर शाम हो गई है, क्लास खत्म करने का समय हो गया है। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन आज जल्दी खत्म करेंगे। अब बात एक और है, इन तीनों के कुछ प्रकार भी होते हैं, बस उनके नाम याद कर लेना, उनके अंदर जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अभिधा शक्ति है उसके दो प्रकार हैं। किसके? सॉरी, अभिधा के नहीं है, लक्षणा के। लक्षणा के कितने प्रकार हैं? एक होती है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवादी लक्षणा। कौन कौन सी बोली मैंने? रूढ़ा, और दूसरी कौन सी? प्रयोजनवादी। रूढ़ा एक, रूढ़ा, और दूसरी कौन सी है? प्रयोजनवादी लक्षणा। दोनों में लगाना है लक्षणा। तो एक लक्षणा शब्द शक्ति, सॉरी एक रूढ़ा लक्षणा और दूसरी प्रयोजनवादी लक्षणा। फिर जो व्यंजना शक्ति होती है उसके भी अपने प्रकार होते हैं। एक शाब्दिक व्यंजना होती है और दूसरी आर्थिक व्यंजना होती है। जब शब्द से आप व्यंजन शक्ति निकालो तो शाब्दिक व्यंजना, जब अर्थ से शाब्दिक सॉरी अर्थ से व्यंजना शक्ति निकालो तो कौन सी हो जाएगी? आर्थिक व्यंजना। ठीक है, तो यहां आपका ये खत्म है। लिख दूं मैं इनको? लिखना हो तो लो। शाब्दी, कैसा लिखाएगा? और दूसरा आर्थी। शाब्दी व्यंजना और आर्थी। ये क्लियर है नहीं है? इसको एक बार नोट्स में आप पढ़ लेना, मैं लिख के तो दूंगा, हो सकता है क्योंकि ये अभी तक सुना नहीं है तो कंफ्यूज करे आपको। बाकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है। अभिधा मतलब सरल अर्थ है, जहां शब्दार्थ लिया जाता है, शब्द के अर्थ के आधार पर भाव प्रकट किया जाता है, वो सब अभिधा सॉरी अभिधा होती है। लक्षण मतलब शब्दार्थ के आधार पर अर्थ ना निकलकर लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, वो क्या होती है? लक्षणा। जब ना शब्दार्थ ना लक्षणों के आधार पर अर्थ निकले, बल्कि कोई तीसरा अर्थ का बोध हो जाए अपने हिसाब से, वो कौन सी होती है? व्यंजना। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन रस करेंगे, उसके बाद छंद, और उसके बाद बोलियां, और उसके बाद आपकी हिंदी की क्लास खत्म। हाँ बोले। हाँ बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको। एक शब्द है तत्सम और एक है आपका तद्भव। अगर इस शब्द को आप तोड़ोगे तो ये दो शब्द से मिलकर बना है तत् प्लस सम। इस शब्द को आप तोड़ोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है तद प्लस भव। तत् मतलब होता है उससे। क्या होता है तत् का मतलब? उससे, और सॉरी उससे नहीं, उसके। और सम मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। यहां तद मतलब होता है उससे, और भव मतलब होता है उत्पन्न। तो ये इन दोनों का शब्दों का अर्थ है। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, और तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। अब तत्सम उसके समान, किसके समान?
परिभाषा जब आप इसकी देखते हो तो उसके समान मतलब है कि संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, उसके समान बोले तो संस्कृत के समान ही शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो तत्सम। और दूसरा आपका तद्भव है, उसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तो संस्कृत से उत्पन्न। तो ऐसे शब्द परिभाषा जब लिखो आप, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, उत्पन्न मतलब होता है कुछ उत्पन्न होगा तो परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। जब संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त हों तब तत्सम है, और जब कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हों तो तद्भव है। उदाहरण मैंने आपको बताया था अश्रु। अश्रु संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी प्रयुक्त होता है इसलिए तत्सम है। अश्रु का जो परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है वो आंसू है, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। और मैंने आपको बताया जैसे दुग्ध संस्कृत है, तत्सम कहलाएगा क्योंकि एज इट इज प्रयुक्त होता है, जबकि इसका तद्भव होता है दूध। क्लियर है? ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है।